उत्तर है स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और इटालियन। दोस्तों रोमन भाषाई वर्ग में जो भाषाएं शामिल की जाती हैं उनमें स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास किस विद्वान ने किया है? तो उत्तर है आपका स्टीवर्ट और वार्नट्ज के द्वारा दोस्तों जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है स्पेनिश, अरबी, अंग्रेजी और मंदारिन में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो उत्तर है अंग्रेजी। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन थी। मंदारिन यानी चीनी भाषा। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। लेकिन भाषा संबंधी जो जनसांख्यिकी के प्रमुख स्रोत हैं 24वां संस्करण 2021 के अनुसार विश्व की 5 शीर्ष भाषाओं का क्रम जो है उसमें अंग्रेजी पहले स्थान पर, मंदारिन दूसरे पर, हिंदी तीसरे पर, स्पेनिश चौथे और अरबी जो है 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में विश्व की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वर्तमान में पहले स्थान पर अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर मंदारिन या चीनी और तीसरे पर हिंदी भाषा। ये बोलने वाले लोगों की संख्या के घटते हुए क्रम में भाषाओं का जो है क्रम है। अगला प्रश्न है प्रवास, दूरी तथा जनसंख्या आकार के मध्य संबंध प्रयोग को गुरुत्व मॉडल के द्वारा किसने प्रदर्शित किया? तो एक विचारक हैं जिफ। दोस्तों याद रखिएगा प्रवास, दूरी तथा जनसंख्या आकार के मध्य संबंध प्रयोग को गुरुत्व मॉडल के द्वारा जिफ ने प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की आयु और लिंग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख उपयुक्त होता है? तो सही उत्तर है पिरामिड आरेख। दोस्तों जनसंख्या की आयु और लिंग को प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेख उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्थल की केंद्रीयता सर्वोत्तम ढंग से चित्रित होती है कैसे? तो इसके पृष्ठ प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्त कार्यों से। याद रखिएगा केंद्रीय स्थल की केंद्रीयता इसके पृष्ठ प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्त कार्यों से सर्वोत्तम ढंग से चित्रित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है जॉन फ्रीडमैन ने। याद रखिएगा प्रादेशिक नियोजन या जो हमारा नियोजन के लिए जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसको अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में जॉन फ्रीडमैन ने परिभाषित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर और ओसाका में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? तो ये है कुआलालंपुर मलेशिया। दोस्तों इससे बड़े मनीला, ओसाका और जकार्ता हैं। अगला प्रश्न है किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा यानी देहरी की सही व्याख्या कौन सा कथन है? तो सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। तो ये जो है जनसंख्या सीमा का जो है परिभाषा है। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा का तात्पर्य उस अधिकतम दूरी से है जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक नदी, झील या झरने जैसी जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहलाता है? तो नम बिंदु बस्ती। याद रखिएगा झील, नदी, झरने या जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित कोई भी स्थान नम बिंदु बस्ती कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो मार्क जेफरसन ने। दोस्तों जेफरसन ने प्राथमिक या प्रथम नगर की अवधारणा दी थी। इसके अनुसार किसी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा नगर प्रमुख नगर कहलाता है। तो याद रखिएगा प्रमुख नगर की अवधारणा मार्क जेफरसन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? तो जीटी ट्रिवार्था को जनसंख्या भूगोल या जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसका जनक माना जाता है। दोस्तों जनसंख्या भूगोल का जनक जीटी ट्रिवार्था हैं। उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल का संबंध लोगों के पृथ्वी के आवरण में क्षेत्रीय अंतरों की समझ से है। अगला प्रश्न है पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी यूरोप में से कौन सा विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है?
तो याद रखिएगा, उत्तरी यूरोप दोस्तों विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है, जबकि पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी यूरोप ये सघन बसे हुए प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो उत्तर है 6। याद रखिएगा, अमेरिकन अर्थ समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्थाएं इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु मृत्यु, महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता और अपराध में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं है? तो उत्तर है शिशु मृत्यु और अपराध ये सामाजिक कल्याण के संकेतक नहीं हैं। मध्य प्रदेश आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे, शिशु मृत्यु और अपराध, ये दोनों ही सामाजिक कल्याण के संकेतक नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है नगर, फिर शहर, फिर सन्नगर और महानगर। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का सही क्रम जो होगा वो होगा नगर, शहर, महानगर, सन्नगर। और जब एक नगर का विकास होते होते अन्य नगरों में मिल जाते हैं तो उसे सन्नगर या कन्वर्बेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन आपको करना है। प्राथमिक नगर की संकल्पना जेफरसन के द्वारा, मेगापोलिस गाटमैन, CBD कोल्बी के द्वारा और कोटि आकार सिद्धांत का प्रतिपादन जिफ के द्वारा किया गया है। तो एक बार फिर से, प्राथमिक नगर ये जेफरसन, मेगापोलिस गाटमैन, CBD कोल्बी और कोटि आकार सिद्धांत इसका प्रतिपादन जिफ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है। देखिए, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत इसका प्रतिपादन बर्गेस ने, खंडीय सिद्धांत होमर डायट ने, बहुनाभिकीय सिद्धांत CD हेरिस और उलमेन ने और संयुक्त या फ्यूज्ड वृद्धि ये गैरिसन के द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। अमलैंड ये एंड्री एलेक्स के द्वारा, हिंटरलैंड FH ग्रीन के द्वारा, नगर प्रदेश RI डिकिंसन और अर्बन फील्ड J फ्रीडमैन J मिलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और दोस्तों RM नार्डम ने अर्बन जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ये प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है। दोस्तों, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर में बढ़ने वाली मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या से है। अगला प्रश्न है, 45 डिग्री उत्तरी, 50 डिग्री उत्तरी, 55 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री उत्तरी में से कौन सा अक्षांश यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाता है? तो ये है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाता है। इसका कारण ये है कि यूरोप में जनसंख्या की सघनता 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है और सर्वाधिक सघनता 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नगर गांव से किस संदर्भ में भिन्न है? तो कार्य के संदर्भ में भिन्न है, क्योंकि आप जानते हैं गांव में कार्य मुक्त कृषि जबकि नगरों में उद्योग या तृतीय क्षेत्र के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो PD कन्वर्स ने। दोस्तों, नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु या द्विविभाजक बिंदु सिद्धांत का प्रतिपादन PD कन्वर्स के द्वारा 1949 में किया गया। यह रैली के फुटकर गुरुत्वाकर्षण मॉडल का संशोधित रूप है और आप जान लीजिए कि PD कन्वर्स ने नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु या द्विविभाजक बिंदु सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, संकेंद्रिता वलय सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत में से केंद्रीय स्थानों के कार्य प्रकार और उनके वितरण पर कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? तो सही उत्तर है संकेंद्रिता वलय सिद्धांत। दोस्तों, केंद्रीय स्थानों के कार्य प्रकार और उनके वितरण पर संकेंद्रिता वलय सिद्धांत प्रभावी नहीं है। ये सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने प्रतिपादित किया, जो शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित था।
अगला प्रश्न है नगर नियोजन की बारोक प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये पुनर्जागरण काल से संबंधित है नगर नियोजन की बारोक प्रणाली। दोस्तों इसका विकास यूरोप में हुआ था और इसकी शुरुआत रोम में हुई थी और वहाँ से फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो याद रखिएगा कृषि योग्य भूमि, जल की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, कई स्थानों की सुलभता और राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध ये विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, औद्योगिक विकास में किसके द्वारा जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी से। दोस्तों जनाधिक्य या बढ़ी हुई जनसंख्या की समस्याओं का समाधान कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, परिवार नियोजन के द्वारा और औद्योगिक विकास से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो उच्च अचल, द्रुत वृद्धि, विलंबित वृद्धि और निम्न अचल ये जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम है। अगला है जी के जिफ ने कोटि आकार संबंधी सूत्र प्रतिपादित किया है। तो Pn इज इक्वल टू P1/n। तो Pn प्रदेश के 90वें रैंक के नगर की जनसंख्या, P1 प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या और n नगरों के अवरोही क्रम में रैंक है और इसी फार्मूले से जो है कोटि आकार संबंधी सूत्र बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत और बहुनाभिकीय सिद्धांत में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मकता विकास मॉडल नहीं है? तो सही उत्तर है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ये संरचनात्मक विकास मॉडल नहीं है। अगला प्रश्न है नगरीय आंतरिक संरचना से संबंधित खंड स्तर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो होमर हायट के द्वारा नगरीय आंतरिक संरचना से संबंधित खंड स्तर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने नगरीय आकार और उनके मध्य कोटि का प्रक्षेपण किया और उसके काफ़ी समय बाद जी के जिफ ने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया? तो ये है ऑरबैक। याद रखिएगा ऑरबैक ने नगरीय आकार और उसके मध्य कोटि का परीक्षण किया और उसके काफ़ी समय बाद जी के जिफ ने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया था। जनसंख्या नगरीकरण के बाद आइए अधिवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो सही उत्तर है कार्यों के आधार पर। दोस्तों डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया है। उन्होंने ग्रामीण बस्ती भूगोल और बस्ती भूगोल पर विशेष ध्यान दिया है। अगला प्रश्न है रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? तो कोल खोज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए थोड़ा सा नया नाम है, अलग हटके है। रूस के ग्रामीण अधिवास या सामूहिक फार्म को सोव खोज कहा जाता है और ये दोस्तों आप जान लीजिए कि सोवियत संघ में राज्य द्वारा संचालित कृषि फार्म थे जो औद्योगिक सिद्धांतों के अनुरूप विशेषीकृत बृहद उत्पादन के लिए केंद्रित थे। तो कोल खोज या सोव खोज, याद रखिएगा सोव खोज ऐसे कर लीजिए। सोव खोज जो है रूस के ग्रामीण अधिवास या सामूहिक फार्म को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो उत्तर है रेखाकार। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो रेखाकार लीनियर अधिवास का विकास ये सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। क्रॉस के आकार के अधिवास का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें प्राय एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर है मलेशिया में। दोस्तों इस प्रकार के अधिवास ब्रुनेई, इंडोनेशिया आदि देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन कामपुंग मलेशिया में पाया जाने वाला परंपरागत अधिवास है। ये मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले मलय समुदाय की पारंपरिक बस्तियां हैं। मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में, नदियों के तटबंधी क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के अधिवास ब्रुनेई, इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं, हमने बताया, लेकिन मलय प्रायद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियां इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो ये है तारा आकृति का। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर मुख्यतः तारा आकृतिक अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है और इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, व्यावसायिक गतिविधि केंद्र की ओर उन्मुख होती हैं।
अगला प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है निहारकीय प्रतिरूप में। जब किसी गोलाकृति की सार्वजनिक भूमि, झील, तालाब आदि के किनारे गृह बनाए जाते हैं, गलियों या मार्गों की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार होती है और इस तरह से संपूर्ण ग्राम की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है, तो ऐसे जो है प्रतिरूप को निहारकीय प्रतिरूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया नील नदी की घाटी उत्तरी पश्चिमी यूरोप में प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पर मिलती हैं, तो मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में मकानों के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये मकानों के छोटे छोटे समूह परस्पर अलग होते हुए भी सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से परस्पर संबद्ध होते हैं और इस प्रकार अधिवास मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क जोन, पहाड़ी प्रदेश, डेल्टा क्षेत्र, उच्च मैदानी के भूभागों में कहाँ से नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है, तो उच्च मैदानी भूभागों में। दोस्तों, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में एक नाभिक होता है जिसके इर्द गिर्द गांव की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन होता है। ये स्थल गांव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है और ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध के उच्च मैदानी भूभाग में, पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, ओडिशा तट के उच्च मैदानी भाग, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी का उच्च मैदानी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास के किस प्रतिरूप का निर्माण होता है, तो ये है पंखा प्रतिरूप। दोस्तों, नदियों के डेल्टाई भूमि और पर्वतों के पाद प्रदेशों में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। जलोढ़ मैदानों के अधिवासों में, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलोढ़ मैदानों के अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है, तो ये आयताकार प्रतिरूप मिलता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में जहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनी रहती हैं वहाँ आयताकार अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं, यानी जलोढ़ मैदानों में अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। अगला है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है। कारण है कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप क्या होगा, तो ये लगभग समरूप होगा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप लगभग समरूप होगा और निकटतम पड़ोसी अनुपात 0 होने पर पूर्णतया संहत यानी पूर्ण केंद्रित, 1 होने पर यादृच्छिक, 2.15 होने पर पूर्ण समरूप वितरण दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धसघन, सघन, पूर्वा तथा अर्धछिटपुट अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता और एकता है, तो सही उत्तर है पूर्वा की। आप जान लीजिए, जो पूर्वा होता है दोस्तों, ये इसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता और एकता है। अगला प्रश्न है, जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम सबसे पहले नगरीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। याद रखिएगा कि जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सघन सन्निवेश या बसाव पाया जाता है कहाँ पर, तो जलोढ़ मैदानों में। दोस्तों, सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को शामिल किया जाता है जो पास पास स्थित कई घरों का समूह होता है जिनका आधार प्रकीर्ण अधिवास की तुलना में बड़ा होता है और जलोढ़ मैदान के क्षेत्र में सघन सन्निवेश या बसाव भारत में पाया जाता है और इन जलोढ़ मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा